हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फाइनली अपने चैनल के ऊपर जो है डीसी की एक संडे सीरीज को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी सीरीज है। तो हाँ, बिल्कुल आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट और मैसेजेस के बाद मैंने इस बात का फैसला कर लिया है कि हम अपने चैनल पर फाइनली जो है डीसी की डार्क साइड वॉर को शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों ने मुझे लिटरली कमेंट्स में भर दिया था इसके लिए कि मैं डार्क साइड वॉर शुरू करूँ। आपने डीएम्स और मैसेजेस कर करके मुझे तंग कर दिया था कि मैं डार्क साइड वॉर जो हूँ फ़ौरन से शुरू करूँ। और जो हमारी पिछली स्टोरी हमने चैनल पे शेयर करी थी उस पर भी आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, डीसी की स्टोरी होने के बावजूद भी, जो हमने फॉरएवर इविल की स्टोरी शेयर करी थी। और उसके बाद से आप सब मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें इसके बाद की स्टोरी जाननी है कि इसके बाद क्या हुआ है, और ये जो थोड़ी सी हमें क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग मिली है, ये स्टोरी कहाँ जाके कनेक्ट होती है। तो अगर आपने मेरी फॉरएवर इविल वाली स्टोरी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप मेरी वो स्टोरी देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद आप मेरी इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि उस इवेंट के अंदर इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई थी जो कि इस इवेंट के अंदर डायरेक्टली आके कनेक्ट होंगी और बहुत से सवालों के जवाब आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डार्क साइड वॉर की, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा स्टोरी आर्क है। इसके तकरीबन 13 इशूज़ हैं और मैंने इसको जो है अपने चैनल के ऊपर सोचा है कि मैं इसको 12 इशूज़ के अंदर यानी 12 एपिसोड्स के अंदर आपके साथ मिलकर कवर करूँगा। तो 12 एपिसोड भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर हम हर संडे को इसको शेयर करेंगे तो ये हमारी काफ़ी लंबी सीरीज़ चलने वाली है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को जो है मुझे फुल सपोर्ट अपनी दिखाएं ताकि मैं जल्द से जल्द इसके एपिसोड्स बनाऊं। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो मैं सिर्फ संडे पे नहीं बल्कि किसी और दिन भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा अपने चैनल के ऊपर। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ हमारी संडे सीरीज़ है जिसके 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक एपिसोड के अंदर 2 इश्यूज़ को कवर कर लूँ जिससे हमारे पास 6 एपिसोड्स बन जाएंगे, लेकिन इसके हर एक इशू के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं कि वो एक वीडियो अगर मैं बनाने बैठूँ तो 40 से 50 मिनट की बन जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम एक एपिसोड के अंदर सिर्फ एक ही इशू को कवर करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल के ऊपर इस तरह की डीसी की सीरीज़ लाते ही रहते हैं हर संडे, और इसके अलावा हम मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को यहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे होते हैं। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के अब इस ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज़बरदस्त नरेशन के साथ, जो कि इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमें एक शख्स बता रहा है। और वो कहता है कि एक आदमी जिसने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा और वो खुशी के अंदर झूम रहा था, उसने मुझसे एक बार ये कहा कि हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं मर जाता हूँ और अगले दिन जब मैं अपने होश में आता हूँ तो मैं रीबॉर्न होता हूँ। उस वक्त उसने मुझसे जब ये बात कही थी तो मुझे नहीं पता था कि वो उसको इतना ज़्यादा डीपली समझता है। आई बिलीव इस तरह की नॉलेज सिर्फ महात्मा गांधी जैसे शख्स के पास मौजूद थी। वो जानता था कि रियलिटी की असलियत क्या है, उसके पीछे की सच्चाई वो उसको जानता था। क्योंकि जो बात इसने ये कही है ये कोई मेटाफोर नहीं है एक ह्यूमन सोल के लिए, बल्कि ये बात जो उसने कही है ये पूरी यूनिवर्स के लिए कही है। अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि दुनियाएं बनती हैं और दुनियाएं ख़त्म भी हो जाती हैं और उन दुनियाओं को दोबारा से बनाया जाता है और वो दोबारा जीती हैं और फिर वो दोबारा मरती हैं। लिव एंड डाई, लिव एंड डाई। चलो मैं तुम लोगों को एक डार्क सीक्रेट बताता हूँ एग्जिस्टेंस का, कि इस एग्जिस्टेंस के अंदर अब तक जो है हिस्ट्री को बहुत बार डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसके बाद उसको दोबारा रीबॉर्न भी किया है ओवर एंड ओवर अगेन। हर एक इवेंट जो है वो खुद ही रिपीट होता है, चाहे हम बात करें एक छोटे से मैगॉट के पैदा होने की या फिर हम बात करें डेथ ऑफ सुपरमैन की, लेकिन इस सबको अब रुकना ही होगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये जो नरेशन है ये बताना चाह रही है कि ये जो यूनिवर्स है ये जो है यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी ना किसी वजह से, लेकिन उस यूनिवर्स को दोबारा से रीबॉर्न किया जाता है। और इस बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते कि इनके बीच इस तरह का साइकिल चल रहा है। और वहीं पे वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए मैं बताता है कि ऑल्दो ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स बर्थ और डिस्ट्रक्शन की एक ऑन गोइंग साइकिल के अंदर फंस के रह गई है, लेकिन ओवर द टाइम ये साइकिल जो है बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटेड हो गया है और इसके एक्सीलरेशन की वजह से हमारे यूनिवर्स का फैब्रिक वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। हमारी रियलिटी को हमसे बहुत बार छीना गया है और उसको पुट टुगेदर भी बहुत बार किया गया है। देयरफॉर ये क्रिएशन का मामला जो है ये बहुत ही फीका पड़ चुका है। हमारे सामने एक ग्रेट थ्रेड है जो इसकी वजह से पैदा हो रहा है। इस आदमी को जो तुम देख रहे हो उसका नाम विल्सन मॉर्गन है। 2 हफ्ते पहले विल्सन को जो है अमेजो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया था और ये उन बचे कुछ लोगों में से है जिसने उस वायरस के जरिए अपनी मेटा ह्यूमन एबिलिटीज़ को गेन करा है। तो इसी वजह से जब विल्सन के नेबर्स ने उसको बताया कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है तो विल्सन ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और उसने उनसे कहा कि वो उसको ट्रैक डाउन करेगा किसी भी कीमत के ऊपर। ऑल्दो वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी शूट जरूर कर सकता है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो कोई ब्रूस वेन या बैरी एलन तो है नहीं। और अफसोस के साथ विल्सन मॉर्गन कभी वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पर अगले पल उसको एक आदमी जो है गोली मार देता है। और जैसा कि यहाँ पे विल्सन जो है बिल्कुल अनश्योर है कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है, उसी तरह से मैं भी बिल्कुल अनश्योर हूँ। लेकिन इन सब के बीच में कॉमन ये है कि जो लोग मर रहे होते हैं वो मरने से पहले फाइनली मुझे देख सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब विल्सन की यहाँ पे जान निकल रही होती है तो वो बोलता है क्या तुम एक एंजल हो, तो वहीं पे हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि नहीं
क्या मैं एंजल हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें से किसी भी किस्म का हूँ। और वहीं पे वो आदमी बोलता है, मैं हूँ मेट्रॉन, जो कि है कीपर ऑफ नॉलेज। मेरे पास पास्ट, प्रेजेंट और एक्टिविस्ट की सारी नॉलेज है। मेरे पास आइडियाज, टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस का सारा डेटा मौजूद है, और उससे भी आगे। और मैंने देखा है कि हमारे सामने एक डार्क टुमारो हमारा इंतजार कर रहा है। एक खतरनाक किस्म की जंग छिड़ने वाली है, वो भी इस यूनिवर्स के दो मोस्ट पावरफुल बीइंग्स के दरमियान, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकती हैं। और अगर मैंने इस वॉर को शुरू होने से पहले नहीं रोका तो हमारी यूनिवर्स एक बहुत बड़े खतरे में फिर दोबारा से पड़ जाएगी। लेकिन इस बार अगर इस तरह की कोई वॉर हमारी यूनिवर्स के अंदर होती है तो अफसोस के साथ हमारी रियलिटी इतनी मजबूत नहीं रही अब कि वो इसको बर्दाश्त कर सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें एक एपिक किस्म का एपिलॉग सुनाया जा रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि मेट्रॉन सुना रहा है, जिसको गॉड ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। जो लोग मेट्रॉन को नहीं जानते हैं वो शॉर्ट टर्म में ऐसा समझ सकते हैं कि ये डीसी यूनिवर्स का वॉचर है। जिस तरह वॉचर जो है हर चीज को देख रहा होता है और डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, इसी तरह मोबियस जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है और उसके पास जो सीट है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। और उसने हमें अभी ये बात बताई है कि यूनिवर्स के अंदर एक खतरनाक किस्म की जंग छिड़ने वाली है, जो कि दो मोस्ट पावरफुल बीइंग्स के अंदर होगी। और अगर उसने जंग को नहीं रोका तो ये यूनिवर्स फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब एक तरह का क्राइसिस इवेंट हो सकता है। मैं इस मोबियस चेयर के ऊपर एक लंबे अरसे से बैठा हुआ हूँ, इतना कि मुझे शायद याद भी नहीं, लेकिन मैं जब भी इस कुर्सी पर बैठा हूँ हमेशा खामोशी रहा हूँ। क्योंकि सच तो यह है कि चाहे कोई मरे या जिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं उनको देखता जरूर हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्पस है। अगर मैंने उनको देखना छोड़ दिया, ऑब्जर्व करना छोड़ दिया, तो मैं क्या करूँगा फिर? तो इसी वजह से मुझे इस बात से बिल्कुल मना किया गया है कि मैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कभी भी किसी चीज़ में इंटरफेयर करने के लिए ना करूँ। मुझे ये नॉलेज इसीलिए दी गई है ताकि मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करूँ और खामोशी से अपना डेटा स्टोर करता रहूँ। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि मैंने कुछ खास ओकेशंस के ऊपर अपने इस कसम को तोड़ा है। जब ये यूनिवर्स एक बहुत बड़े खतरे में होती है तो मुझे एक्ट करना ही पड़ता है। और अगर बात की जाए कि मैंने अपनी कस्में कब तोड़ी हैं, तो सबसे पहली बार मैंने अपनी कसम जब तोड़ी थी तो वो यहाँ पे नहीं था, बल्कि मैं एक अलग ही सोलार सिस्टम के अंदर मौजूद था। और उस सोलार सिस्टम के अंदर दो दुनियाएं ऐसी मौजूद थीं जो कि बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट थी हर एक लिहाज से। जिसमें से पहला वर्ल्ड वो अपोकलिप्स का था। ये जगह जो थी स्लेवरी और दर्दनाक चीजों से भरी हुई थी। यहाँ पे रूल करता था फियर, जो कि भरा हुआ था डिस्पेयर से। और दूसरी तरफ था न्यू जेनेसिस, जो कि हेवन था कल्चर एंड साइंस का। ऑल्दो ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी इसके कुछ खतरनाक किस्म के राज छुपे हुए थे। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता भी है कि मेट्रॉन जो है वो शायद न्यू जेनेसिस वालों के साथ है, मेरी अलायंस उनके साथ है। लेकिन सच कहूँ तो मैं किसी के लिए भी वफादार नहीं हूँ, मेरी अलायंस किसी से नहीं है। और इस बात को हमें अच्छी तरह से रिमेंबर कर लेना चाहिए कि सेंचुरी में एक बार जो है न्यू जेनेसिस और अपोकलिप्स के ऑर्बिट एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों दुनियाओं के अंदर अर्थक्वेक्स आने लग जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और प्लैनेट्स एक अजीब और गरीब स्थिति में चले जाते हैं। और इस तरह का जब माहौल होता है इन सेंचुरीज के अंदर, तो अपोकलिप्स और न्यू जेनेसिस दोनों एक दूसरे से वॉर पे निकल जाते हैं। और अगर वो इस तरह से कंटिन्यू रहेंगे अपने इसी पाथ के ऊपर कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे इसी तरह से, तो मेरे ख्याल से वो इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ मिटा देंगे और मेरे पास ऑब्जर्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए मुझे पता था कि ये जो बैटल्स हैं ये ग्रेटेस्ट बैटल्स इस यूनिवर्स के अंदर लड़े जाने वाली। अगर ये दोनों वर्ल्ड ऐसे ही लड़ते रहे तो कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इनके बीच इंटरवीन करना पड़ा। मैंने वो करा जो करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सबसे पहले मैंने अपनी मोबियस चेयर को ऑर्डर किया कि मुझे अपोकलिप्स ले चले, और मैंने वहां पे जाके उसके रूलर डार्क साइड से बात करी। और हम देखते हैं कि इस तरह मोबियस हमें एक कहानी सुना रहा है और बताता है कि किस तरह से वो अपोकलिप्स पे गया इस वॉर को रोकने के लिए, जो कि सदियों में एक बार जरूर होती है न्यू जेनेसिस और अपोकलिप्स के बीच। तो वहीं से वो बोलता है मेट्रॉन कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक पैक्ट करने के लिए आया हूँ, हम इस सब को रोक सकते हैं। लेकिन वहीं पे डार्क साइड बोलता है, मैं कभी नहीं रुकूंगा जब तक हर चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल ना आ जाए, इंक्लूडिंग यू ऑब्जर्वर। तो वहीं से मेट्रॉन बोलता है कि क्या हुआ अगर कंट्रोल करने के लिए कुछ बचे ही ना, तो क्या करोगे तुम अपनी इन डिजायर्स का? डार्क साइड, मेरा आइडिया जो है वो बहुत ही सिंपल है और इसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला है और ना ही कोई इमोशनल अटैचमेंट होने वाली है। रूलर ऑफ अपोकलिप्सो और उसके अगली तरफ न्यू जेनेसिस के रूलर हाई फादर हैं। तुम दोनों अपना एक एक बेटा चुनोगे और न्यूट्रल टेरिटरी पे जाके जहाँ पे दोनों की जगह ना हो वहाँ पे तुम उन बच्चों को एक्सचेंज कर लोगे। तो वहीं से डार्क साइड बोलता है कि मेट्रॉन मैं ऐसा क्यों करूँ, मेट्रॉन मेरे बहुत ज्यादा बेटे हैं और अगर तुम फिर भी मुझसे कहते हो कि मैं अपने एक बेटे को न्यू जेनेसिस पे भेज दूं पलने बढ़ने के लिए, मैं इस वॉर को वेज करना कभी खत्म नहीं करूंगा उनके खिलाफ। तो वहीं से मेट्रॉन बोलता है कि हाँ परहैप्स तुम ठीक कह रहे हो कि तुम कभी भी इस लड़ाई झगड़े से पीछे नहीं हटोगे, लेकिन हो सकता है कि हाई फादर जो हैं इस लड़ाई से पीछे हट जाएं और वो तुम्हारे खिलाफ कभी आगे वॉर ना करें। मेरे ये सब कहने के बाद फाइनली डार्क साइड ने मेरी तरफ शक्ल घुमाई अपनी। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि अपोकलिप्स की किसी भट्टी की तरह हैं जो कि जल रही हैं। मैं इस बारे में श्योर नहीं था कि उसने मेरी तरफ देख के स्माइल करा है या सांस ली है, लेकिन डार्क साइड इस बात से मान गया था। वहीं से हम शिफ्ट होते हैं न्यू जेनेसिस के ऊपर, जहाँ पे मेट्रॉन यही बात जो है हाई फादर से बोलने के लिए आया है। लेकिन हाई फादर बोलते हैं कि तुम जिस बारे में मुझसे चाह रहे हो मेरी फैमिली के बारे में, ये बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता हूँ मेट्रॉन। ये ट्रीटी जो है बहुत से लोगों की जान बचाने वाली है, न्यू जेनेसिस के ऊपर भी और उससे आगे भी हाई फादर।
तो वहीं से हाई फादर बोलते हैं क्या तुम इस बारे में जानते भी हो कि किस किस्म की दुनिया के ऊपर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने किसी एक बेटे को वहाँ पे भेज दूँ। मैंने अगर उसको वहाँ पे भेज दिया था तो वो वहाँ मारा जाएगा। तो वहीं से मेट्रॉन बोलता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं आपसे क्या पर्पस कर रहा हूँ और आप ये भी जानते हैं कि मैं जब ये बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी ज़रूर। डार्क साइड जो है मुझसे इस बात पर राजी हो गया कि वो पीस पर कायम रहेगा, वो ये सब करने के बाद आपसे जो है कभी फिर जंग नहीं करेगा। तो वहीं से हाई फादर बोलते हैं लेकिन आखिरकार मैं अपने कौन से बच्चे को चूज़ करूँगा वहाँ पे भेजने के लिए। लेकिन वहीं से मेट्रॉन बोलता है कि मैंने देख लिया था कि वो शेडोज के अंदर छुपा हुआ था, उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। वो हाई फादर के बेटों में से एक बेटा था, लेकिन उसने जब ये सुना तो वो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू हो गया। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि हाई फादर आते हैं और कहते हैं कि स्कॉट। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि प्लीज़ फादर, प्लीज़ मुझे नहीं भेजिए। लेकिन वहीं से हाई फादर जो है मेट्रॉन की तरफ देखते हैं और मेट्रॉन कहता है कि इस जंग को रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। और वहीं से मेट्रॉन हमें साथ में ये भी बता रहा होता है कि उस वक्त मैंने हाई फादर से झूठ बोला था। उस लड़के के सेक्रीफाइस के बावजूद भी बहुत से लोग मारे जाने वाले थे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से वो लोग एक न्यूट्रल ग्राउंड पर आते हैं जहाँ पे एक तरफ अपोकलिप्स और उसकी आर्मी मौजूद होती है और जहाँ पे दूसरी तरफ न्यू जेनेसिस और उसकी आर्मी मौजूद होती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि डार्क साइड का एक बेटा यहाँ पे मौजूद होता है जो कहता है मेरे फादर मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए नहीं आए जनरल। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जनरल स्टीवन वुल्फ यहाँ पे मौजूद होता है और वो कहता है कि तुम्हारे फादर इस बारे में जानते थे कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुशी खुशी वहाँ चले जाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और रोए भी क्यों ना, क्योंकि वो अपोकलिप्स जैसी खतरनाक किस्म की दुनिया में जा रहा है। लेकिन स्काई फादर उसको गले लगाते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं और इस तरह वहाँ पे वो दोनों बेटे एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि डार्क साइड का बेटा बोलता है कि तुम रो रहे हो, हाँ तुम तो अपोकलिप्स के अंदर नहीं जिंदा बचने वाले सन ऑफ स्काई फादर, तुम मारे जाओगे और तुम वहां पे मरोगे रोते हुए, जबकि मैं यहाँ पे न्यू जेनेसिस को खत्म करूंगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा उसी के अंदर रहते हुए। मेरा नाम है ओरायन और मैं बेटा हूँ डार्क साइड का और तुम्हारी तरह मैं कभी किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और वहीं से हमें मेट्रॉन बताता है जैसा कि एक तरफ डार्क साइड का यंगेस्ट सन जो था वो एक किस्म का सैवेज बीस्ट था जिसको टेम करना काफी मुश्किल था, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ स्काई फादर का बेटा उसको सीधा जो है स्लेव कैंप्स के अंदर फेंक दिया गया। उसने बहुत कुछ सफर करा है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस वैसा ही चलता रहा जैसे ये पहला चल रहा था, क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये यूनिवर्स तो जानती भी नहीं थी कि इस इतनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर ये छोटा सा बच्चा जो इस मुसीबत में है जिसने इस सबको बचाने के लिए सेक्रीफाइस दिया है। लेकिन इन दी एंड एक पैक्ट जो था वो इन दोनों के बीच बन गया था। और इस पॉइंट पर आके मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी कि स्कॉट जिंदा बचे या ना बचे। मेरे लिए सारी की सारी बातें ये मायने रखती थी कि वॉर होने से रुक गई है और इसलिए मैंने अपने रास्ते पे अपना काम वापसी शुरू कर दिया जो मैं करता आ रहा था। लेकिन फिर इतने सालों के बाद एक नई चीज़ हुई मेरे साथ और मैं इसके लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था। लेकिन मैं ये देखने के लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, मैं अंत देखने के लिए अनप्रिपेयर्ड था। एक मिस्टीरियस किस्म की बीइंग हमारे सामने आई जो कि अपने आप को बुला रहा था एंटी मॉनिटर। मुझे ये अभी तक नहीं पता कि उसका रीज़न क्या है, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को कंज्यूम कर सकता है। और तब जाके मुझे एहसास हुआ पहली बार कि इस रियलिटी के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि इस रियलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने देखा था कि किस तरह से ये यूनिवर्स खत्म हुई थी और मैंने ये भी देखा था कि किस तरह से दूसरे लोग आए थे एक साथ उससे लड़ने के लिए। उन्होंने इन दी एंड बहुत कुछ खो दिया था, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा था, लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं खोया था, उन्होंने कुछ बचा लिया था और यूनिवर्स को दोबारा से रीबॉर्न किया गया था एज वन। और इस चीज़ को देखना काफ़ी फैसिनेटिंग है कि किस तरह से तुम्हारे सामने एक पूरी की पूरी दुनिया बर्थ और क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसके बाद जब वो रियलिटी बन गई तो मैंने उसको दोबारा से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और बेसिकली यहाँ पे हम जो है इन्फिनाइट क्राइसिस की बात कर रहे हैं जो कि डीसी का सबसे पहला बड़ा क्रॉसओवर इवेंट था जिसके अंदर एंटी मॉनिटर आया था। उसने सिर्फ यूनिवर्सेस नहीं बल्कि डीसी के सारी मल्टीवर्स को खत्म कर दिया था और इन दी एंड बहुत ज़्यादा लोगों का सेक्रीफाइस हुआ था जिसमें बैरी एलन का फ्लैश मारा गया था, सुपर गर्ल मारी गई थी और वो सारी की सारी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होकर सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स बन गई थी और डीसी के अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। लेकिन ये रियलिटी यहाँ पे रुकी नहीं। इस थ्रेड के बाद एक और खतरनाक किस्म का थ्रेड आया जो कि हमारी हिस्ट्री को स्वेलो करना चाह रहा था, लेकिन फिर दोबारा वो सारे के सारे लोग एक साथ दोबारा जमा हुए और उन्होंने उस खतरे को भी रोक दिया। और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं 0 आवर क्राइसिस की। लेकिन उसके बाद कहानी यहाँ रुकी नहीं। उस ओरिजिनल यूनिवर्स के सर्वाइवर जो कि जिंदा थे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, वो वापसी हमारे इस यूनिवर्स के अंदर लौट कर आया और खतरनाक किस्म का इवेंट हमारे सामने आया जिसके नतीजे में मल्टीवर्स वापसी लौटा दी गई। और यहाँ पे बात हो रही है इन्फिनाइट क्राइसिस की, जिसके अंदर हमने देखा था कि सुपर प्राइम वगैरह जो एक अल्टरनेट रियलिटी के अंदर कैद होते हैं, लेकिन वो हमारी मेन रियलिटी के अंदर आते हैं और उसके नतीजे में डीसी यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दोबारा से ऐड कर दिया जाता है। और अगर हम मोस्ट रीसेंट क्राइसिस की बात करें तो इस रियलिटी को दोबारा से जो है एक बार बिगाड़ दिया गया था और रीमेड किया गया था और ये फ्लैश के दरमियान एक ग्रेटेस्ट बैटल का नतीजा था जिसकी वजह से इस रियलिटी के अंदर बहुत से बदलाव आ गए थे। और यहाँ पे ये बात हो रही है फ्लैश पॉइंट की, जिसके बाद न्यू 52 का एरा शुरू हुआ था और उसी एरा के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और उस इवेंट के बाद भी यूनिवर्स जो है दोबारा से वंस अगेन रीबॉर्न की गई, लेकिन अभी तक ये सॉलिडिफाई नहीं हुई है।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनली हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी अब दिखाई जा रही है कि न्यू 52 के अंदर यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस दोबारा से शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे दुनियाएं जो हैं वो इतनी बार अनरेवल्ड रह चुकी है, उनको इतनी बार रीबिल्ड किया गया है कि अब वो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुकी हैं। अगर अब उनके साथ छेड़छाड़ करने या रीबॉर्न करने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि वो कभी रीबॉर्न ना हो, वो हमेशा के लिए तबाही की तरफ चले जाएंगी और उसको इस बात को रियलाइज़ करना ही होगा। लेकिन फिर भी वो एक पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है और ये वो दुनिया जहाँ पे पहले कभी क्राइम सिंडिकेट मौजूद हुआ करती थी, लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो उसने क्राइम सिंडिकेट के सारे लोगों को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। तो अब आपको जाके समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये कहानी फॉर इविल से जाके कनेक्ट हो रही है, क्योंकि हमने देखा था उसके अंदर कि क्राइम सिंडिकेट हमारी यूनिवर्स के अंदर आ जाती है अपनी यूनिवर्स से बचते हुए, और वो किसी और से नहीं बच रहे थे बल्कि वो एंटी मॉनिटर से बच रहे थे, क्योंकि एंटी मॉनिटर ने उनकी पूरी की पूरी दुनिया की ये हालत कर दी है जो मेट्रॉन हमें बता रहा है। वहीं पर हमें वो साथ में ये भी बताता है कि अब वो तैयारी कर रहा है उनको फॉलो करने के लिए, और उसको इस बात का पता चलिए कि वो लोग जस्टिस लीग की यूनिवर्स के अंदर अब मौजूद हैं, तो वो वहाँ पे उनको फॉलो करेगा और उस यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। इसको बुलाया जाता है एंटी मॉनिटर के नाम से, लेकिन मैं इसको एक और नाम से जानता हूँ। और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं मेट्रॉन के पास, जो कि यहाँ पे एंटी मॉनिटर से मिलने के लिए आया इस रियलिटी के अंदर, और बोलता है कि हेलो मोबियस। लेकिन वहीं पे एंटी मॉनिटर पीछे पलट के देखता है और बोलता है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो मेट्रॉन, मुझे इस नाम से बिल्कुल भी मत पुकारो। तो वहीं से मेट्रॉन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें एंटी मॉनिटर के नाम से एड्रेस करूं? लेकिन वहीं पे एंटी मॉनिटर उसके ऊपर अपनी एनर्जी ब्लास्ट मारते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे किसी भी चीज से रेफर नहीं करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं। तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तुम्हारा एंटी मैटर मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो वहीं से वो बोलता है मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि तुमसे पहले मैं ही उस चेयर पे बैठा करता था। मेट्रॉन बोलता है अगर ऐसी बात है कि तुम जानते हो तो तुम हर बार जब हम मिलते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों करते हो? तो वो बोलता है क्योंकि ये मेरा काम है मेट्रॉन, मुझे यही करना है। तो मेट्रॉन बोलता है क्या ये तुम्हारा पेनेंस है? तो वो बोलता है कि ये मेरा कर्ज है, ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा रीजन है और इससे आगे कुछ नहीं। अब तुम्हारा रोल जो है वो विटनेस का बन चुका है और मेरा डिस्ट्रॉयर का रोल बन चुका है। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुमने बहुत सी यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया है और वो यूनिवर्सेस दोबारा से रीबॉर्न भी हुई हैं। तुम ये काउंटलेस टाइम कर चुके हो मोबियस, और मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान दोबारा से यही करने का है। सही कहा मैंने। तो मैं तुम्हें यहाँ पे आज मनाने के लिए आया हूँ। मेरी बात जरा कान खोल के सुनो, हमारी रियलिटी इस तरह के एक और क्राइसिस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं इस रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ मेट्रॉन, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम इसको ऑलरेडी शुरू कर चुके हो। जैसे तुमने क्राइम सिंडिकेट की दुनिया की पावर को कंज्यूम करा तो एक क्रैक पैदा हो गया मल्टीवर्स के अंदर, जिसको कुछ लोग जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैं अभी भी देख सकता हूँ कि एक कन्वर्जेंस टाइमलाइंस के अंदर पैदा हो गया और यूनिवर्सेस एक्सपोज्ड हो गई हैं, जिसको ब्रेनियक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से एंटी मॉनिटर बोलता है कि वो जो है सिर्फ नॉलेज को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जैसा तुम करते हो, दैट्स ऑल। तो वहीं से मेट्रॉन बोलता है लेकिन अगर ये बात उसको पता चल गई और उसने रियलिटी को टेकन डाउन कर दिया। लेकिन वहीं से एंटी मॉनिटर उसकी बात काटते हुए बोलता है कि ब्रेनियक ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो सच्चाई नहीं जानता है, वो मुझे नहीं जानता है। माई पेन, माई सफरिंग, माई पेनेंस। तो वहीं से मेट्रॉन बोलता है हाँ, और तुम्हारे रेग्रेट के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे सामने एक पैक्ट लेकर आया हूँ जो कि तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। अगर तुमने जो है अर्थ के खिलाफ अपनी सारी की सारी एफर्ट्स को बंद कर दिया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को सीज कर दूंगा। मैं अपनी सारी की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना इस चीज़ में लगा दूंगा कि किस तरह से तुम्हें उस शख्स में वापसी बदला जाए जो तुम कभी हुआ करते थे। मैं तुम्हें तुम्हारी डैमिनेशन से बचाऊंगा मोबियस। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल एंटी मॉनिटर जो है वही मोबियस है, और इस वक्त मेट्रॉन जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है वो मोबियस की ही चेयर है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एंटी मॉनिटर को किसी किस्म का श्राप मिला है जिस वजह से वो ऐसा हो गया है, और वो कभी ऐसा होना नहीं चाहता था। लेकिन वहीं से एंटी मॉनिटर बोलता है कि तुम्हारे पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि वो शक्ति किसके पास है। अब मैं फाइनली इस एंडलेस साइकिल से एस्केप कर सकता हूँ, अब मैं रिफ्यूज कर सकता हूँ इस डिस्ट्रॉयर वाले रोल से, और मुझे इसका तरीका मिल चुका है। तो मेट्रॉन बोलता है कि अगर तुमने वाकई में सोच लिया कि तुम्हें इस पाथ के ऊपर चलना है, अगर तुम वाकई में चाहते हो कि दोबारा से रियलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो मेरी इस बात को याद रखना कि मैंने डार्क साइड को देखा है, वो बहुत ही खतरनाक है और तुम उसके आगे नहीं टिक पाओगे। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर अपना मार्क्स पहनता और कहता है कि डार्क साइड, हाँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे अगले पल मेट्रॉन को एक जोरदार झटका लगता है और वो अपनी मोबियस चेयर से नीचे गिर जाता है। और वहीं से एंटी मॉनिटर कहता है कि मैं डार्क साइड के साथ वॉर करना चाहता हूँ, डार्क साइड की मौत इन सब की चाबी है और तुम इस बात को विटनेस करोगे मेट्रॉन। न्यू गॉड्स की एज जो है वो बहुत जल्द अब खत्म होने वाली है और एज ऑफ एंटी गॉड्स वो शुरू होने वाली है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मोबियस के पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो कि ये बोलती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोबियस, मेरे फादर की मौत जरूर होगी, ये डेथ टू डार्क साइड। और हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि डार्क साइड की बेटी है वो यहाँ एंटी मॉनिटर के साथ मिली हुई अपने बाप को मारने के लिए, और मेट्रॉन को वो ऑलरेडी गिरा चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।